जब सभी साझेदार ये तय कर लेता है कि अब व्यवसाय नहीं करना है, तो फॉर्म बिजनेस अपने पास विद्यमान सभी संपत्ति को बेचकर फॉर्म के दायित्व का भुगतान करता है। फॉर्म के पास विद्यमान सभी संपत्ति को बेचकर उसके दायित्व का भुगतान करता है। इसी प्रक्रिया को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि सभी संपत्ति को बेचा जाता है, कुछ भी रखना नहीं है। अगर पार्टनर भी खरीदता है तो वो पैसा देता है, उसके कैपिटल में से उतना कटता है। ठीक है, तो सभी संपत्ति को बेचा जाता है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में, विक्रय के खाता में, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब विक्रय का खाता, विक्रय के खाता में सभी संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल एसेट अकाउंट, all asset account being all assets transfer to realization account। अब यहां ध्यान दें, ये एसेट को जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इससे दो स्थिति इसके आगे उत्पन्न होता है। एक, या तो एसेट से नगद मिलता है, या तो एसेट पार्टनर लेता है। या तो एसेट नगद बिकता है, या तो एसेट पार्टनर लेता है। तो जब नगद बिकेगा तो कैश हमारे पास आएगा बिजनेस में, कैश या बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यदि पार्टनर लेगा तो इसी कैश के जगह हो जाएगा पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट DR, करेंट अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पे देखें, हम दोनों चीज लिखे हैं, कैपिटल भी और करेंट भी, होगा कोई एक ही चीज। अब सवाल में बोल दिया है कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, तो जब कैपिटल फिक्स होता है तो हम पार्टनर के नाम का एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको करेंट अकाउंट कहते हैं। तो जब कैपिटल फिक्स बोलेगा तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिख के करेंट अकाउंट बोलेंगे, और जब सवाल कुछ नहीं बोलेगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहां देखें, जो भी संपत्ति हमारे पास है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए, और इसको दो रूप हुआ, या तो नगद या तो पार्टनर लिया। एक और रूप होता है जो हम क्लास जिस समय कर रहे थे उस समय बताए थे कि एसेट का प्रयोग लायबिलिटीज के भुगतान के लिए कर दिया जाता है। तो जब डिसोल्यूशन के केस में एसेट का प्रयोग लायबिलिटीज के भुगतान के लिए कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है। एसेट का प्रयोग लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए जब कर लिया जाता है तो इस ट्रांजैक्शन को इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इसका हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, ना तो उस एसेट को दिखाएंगे ना तो उस लायबिलिटीज को दिखाएंगे जो एक दूसरे के में एडजस्ट किया गया है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया एसेट का। इसी तरह तीन स्थिति होता है लायबिलिटीज का, ये तीनों हो गया हमारा एसेट का। इसी तरह तीन स्थिति लायबिलिटीज का, जिस तरह हम ऑल एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसी तरह ऑल लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे। तो ऑल लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए। अब जिस तरह एसेट का दो रूप है,
लायबिलिटीज का भी दो रूप होगा, एक नगद के लिए रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और दूसरा पार्टनर यदि पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट या करेंट अकाउंट। ये तीन तरह का एंट्री हो गया लायबिलिटीज के लिए भी। पहले बुक वैल्यू टोटल हम लिखते हैं, फिर नगद पेमेंट किए तो इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर क्रेडिट। इसके अतिरिक्त इस दोनों में सवाल बनाते समय आप देखे हैं कि एक एक स्थिति और है, अलिखित दायित्व या अलिखित संपत्ति के लिए, जो अनरिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ डिसोल्यूशन है तो सारा हिसाब किताब देखा जाता है, तो पता चला कि संस्था के पास एक और एसेट है। तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसके लिए सिंगल ये एंट्री किया जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए एसेट से पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, यदि अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर लेगा तो पार्टनर अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का अगर नगद भुगतान किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट, अगर पार्टनर पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री हम नहीं करते, क्योंकि टोटली लिखते हैं। पहले से प्रश्न में क्या है, बुक वैल्यू क्या है वो भी लिखते हैं, और बाद में कितना बिका और कितना पेमेंट हुआ उसको भी लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट के अतिरिक्त देखें, यहां पे रियलाइजेशन डेबिट है, यहां पे रियलाइजेशन डेबिट है और यहां पे रियलाइजेशन डेबिट है। तीन जगह डेबिट है तो साथ वाला को डेबिट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट। अब हमारे पास सूत्र नहीं है तो हम आंख मूंद के याद रखें कि एसेट भाग में जो भी एसेट है उसको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दें। ठीक है, उसके बाद टू, ये क्या है, लायबिलिटीज पेमेंट के लिए, और ये क्या है, यदि लायबिलिटीज पार्टनर लिया है तो पार्टनर अकाउंट करके। इसी तरह डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज भी होता है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज भी लायबिलिटीज ही माना जाएगा, इसलिए यही एंट्री होता है। तो यहां भी टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज के लिए। डेबिट में इतना ही। क्रेडिट में, यहां पे क्रेडिट में है बाय कैश अकाउंट, ये एसेट से क्या मिला, बाय पार्टनर अकाउंट, पार्टनर एसेट कितने का लिया, और बाय ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, टोटल लायबिलिटीज कितने का है। सर डेबिट में डेटर ऑल एसेट इकट्ठे लिखा दिए ना, ऑल एसेट में सब ना आ गया। ये हमारा समरी है, और कुल मिला के अब यहां ऐसे समझें, बिना जनरल एंट्री का जब हम रियलाइजेशन बनाएंगे तो प्रश्न में जो भी एसेट है उसको पहले डेबिट में और जो भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट में लिख दें। प्रश्न में जो भी एसेट है उसको डेबिट में, जो भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट में। ये बुक वैल्यू लिखा गया। अब इसका सारा काम उल्टा होगा, एसेट पहले हम डेबिट में लिखे हैं, तो अब ये एसेट पार्टनर ले चाहे नगद बिके उसको क्रेडिट में करेंगे, और लायबिलिटीज पहले क्रेडिट में लिखे हैं, इसीलिए ये नगद पेमेंट करें चाहे पार्टनर पेमेंट करे ये डेबिट में आएगा। क्या समझे, ऑल एसेट डेबिट में, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट में। अब एसेट जब हम पेमेंट, एसेट से जो भी हमको मिला या एसेट पार्टनर लिया, तो चूंकि पहले हम यहां लिख दिए हैं तब इससे संबंधित जो भी एंट्री होगा वो क्रेडिट में होगा। लायबिलिटीज इधर पहले लिख दिए हैं, इसलिए इससे संबंधित जो भी एंट्री होगा वो इधर होगा। इतना सा बात याद रखना है, बस पूरा रटना नहीं है। उसके बाद दोनों तरफ का डिफरेंस करेंगे, इधर अंतर आएगा तो लॉस, इधर अंतर आएगा तो प्रॉफिट। जो भी सवाल में रेशियो होगा उस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अब जिसको जो सवाल दिया गया वो बनाओ, इसको रोक दो, आगे फिर देखेंगे दिक्कत आने पर।